नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए अहम फैसले। पहली कक्षा के छात्र 15 से, तीसरी से 7वीं के विद्यार्थी 10 नवंबर से आएंगे स्कूल। कैबिनेट बैठक में राज्यपाल को विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित कांग्रेस के तीनों विधायकों ने शिमला में ग्रहण की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के न आने से कांग्रेस ने उठाए सवाल। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर 2021 तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का फैसला लिया। शीतकालीन सत्र में 5 बैठकें होंगी। बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवंबर से खोलने का फैसला लिया गया। बैठक में परिवहन बसों का परिचालन पहले के 50% मानदंड के बजाय पूरी क्षमता के साथ करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवंबर से जनमंच आयोजित करने का भी निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर 2021 तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों और सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि मंडी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेखा तय करने पर कार्य किया जा सके। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय शिमला के PGMDS विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1 अप्रैल 2021 से 5,000 रुपए प्रति माह बढ़ाने की मंजूरी दी। अब प्रथम वर्ष के MDS विद्यार्थियों को 35,000 रुपए के स्थान पर 40,000 रुपए, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को 40,000 रुपए से 45,000 रुपए और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45,000 रुपए के स्थान पर 50,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन अधिनियम 2005 की वर्तमान अधोसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की, ताकि प्रदेश में कृषक समुदाय के हित में विविध कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संभावित विकास हो सके। इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थी। अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों के रेशे, पशुपालन उत्पाद एवं पशुधन, मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधों की प्रजातियां, फूल, गमलों में लगे पौधे और उनके बीज और अन्य उत्पादों सहित 259 वस्तुएं शामिल की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चैत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकंड मेरिट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया। इस अवसर पर राज्य में कोविड-19 स्थिति और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के संबंध में एक प्रस्तुति भी दी गई। मंत्रिमंडल ने इसके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की। शीतकालीन सत्र जो है विधानसभा का, वो धर्मशाला में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में होगा। 10 दिसंबर से शुरू होगा और 15 तारीख को समाप्त होगा।
जिसमें शनिवार जो है वर्किंग डे होगा, संडे की छुट्टी होगी। कोविड-19 की जो समीक्षा प्रेजेंटेशन के द्वारा है, डिपार्टमेंट द्वारा मंत्रिमंडल को दी गई और उस समीक्षा के पश्चात निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलों में तीसरी से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 10 नवंबर 2021 से जो है वो स्कूल खुल जाएंगे। 3rd to 7th, 8th से 12th तक ऑलरेडी खुले हैं और 1st and 2nd क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिचुएशन ठीक रही तो 15 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आधिकारिक रूप से कांग्रेस के 22 विधायक हो गए हैं। कांग्रेस के 3 नए विधायकों ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस के 2 और भाजपा के 1 विधायक के देहांत के बाद खाली हुई सीटों पर ये विधायक चुनकर आए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 21 विधायक चुने गए थे। अब इस विधायक दल में एक और का इजाफा हो गया है। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी और फतेहपुर से भवानी पठानिया विधायक बने हैं। अब प्रदेश विधानसभा में भाजपा के 43, कांग्रेस के 22, 2 निर्दलीय और 1 माकपा विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित तीनों विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने अपने चैम्बर में सादे समारोह में नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। उपचुनाव में तीनों विधायक कांग्रेस पार्टी की जीत कर आए हैं। इसके बाद सत्ता पक्ष का 1 विधायक कम तो विपक्ष का 1 सदस्य बढ़ गया है। अर्की में वीरभद्र सिंह के निधन से खाली हुई सीट पर कांग्रेस के ही संजय अवस्थी जीते हैं। फतेहपुर से सुजान सिंह पठानिया के निधन के बाद खाली हुई सीट से उनके ही सपुत्र कांग्रेस के भवानी सिंह जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जबकि जुब्बल कोटखाई में भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा के निधन के बाद खाली हुई सीट पर भी कांग्रेस के रोहित ठाकुर ने कब्जा जमाया है। इन तीनों विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। वहीं इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों ने अपनी प्राथमिकता भी गिनवाई। जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं, पुरानी हमारी परियोजनाएं हैं, 2016-17 में सैंक्शनड ये परियोजनाएं थी। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और सुजान सिंह पठानिया इनके द्वारा सैंक्शन की हुई तकरीबन 4-5 स्कीमें ऐसी हैं जिनके ऊपर मतलब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसमें एक रे कॉलेज की बिल्डिंग है हमारी। अगर आप देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है और भविष्य अगर रेंटेड अकोमोडेशन से अगर अपनी क्लासेस चला रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी मतलब नालायकी वाली बात है। तो उस बिल्डिंग का कार्य जो है वो चालू करवाना एक प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा फतेहपुर के अंदर हमारा एक मिनी सचिवालय है, वो भी 2016-17 से पेंडिंग काम है उसका, वो चालू करवाना है। तीसरा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारा राजा का तालाब वाला रेंटेड प्रेमिसेस से चल रहा है। एक धनेटी चुरूड़िया की वाटर सप्लाई की स्कीम है। एक डूग चुरूड़ी की हमारी सड़क और डूग खड्ड के ऊपर पुल है। तो ये 5-6 परियोजनाएं हैं जिनको प्रायोरिटाइज करके इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों में हाथ डालने की कोशिश करी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तंत्र में जनता जनार्दन है, जनता भगवान का रूप है और मैं अपनी जीत का श्रेय उन सभी को देता हूं। और साथ में जो मुद्दे रहे 4 वर्ष के कार्यकाल में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकाल रहा, उसमें जो अनदेखी अर्की विधानसभा क्षेत्र की हुई, मुख्य मुद्दे जैसे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे जो हैं, वहाँ पर जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो प्रत्याशी थे वो डिलीवर करने में नाकाम रहे और सत्ता सुख भोगने में ज़्यादा समय व्यतीत किया। तो ये सब इन सब का जो आज परिणाम सामने है कि आज जनादेश जो कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को मिला है और आज मैं विधायक बनकर जो है यहाँ पर पहुँचा हूँ। इस जीत का श्रेय जो है समस्त जनता को, जो अर्की के मतदाता है, उनको देता हूँ। मैं अपनी जनता जनार्दन का आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये सफलता प्राप्त हुई और साथ ही साथ अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो निरंतर परिश्रम और संघर्ष पिछले 4 महीनों में किया है, उसका ही परिणाम है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। बता दें, विधानसभा में भाजपा के 43, कांग्रेस के 22, 1 CPIM और 2 निर्दलीय विधायक हो गए हैं।
कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उपस्थित न होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का ये रवैया गलत है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए था और नए विधायकों से इस मौके पर मिलने आना चाहिए था। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि माना भाजपा का कोई विधायक नहीं जीता है, लेकिन 3 नए विधायकों के विधानसभा परिसर में प्रवेश को नजरअंदाज करना यह सही नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पद्मश्री पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंगना रनौत को मिले इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से प्रदेशवासी अति प्रसन्न हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कंगना रनौत भविष्य में भी समर्पण भावना से कार्य कर प्रदेश का नाम रोशन करेगी। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हिमाचल की बेटी, हिमाचल का नाम रोशन किया, इस बात की प्रसन्नता सब हिमाचल वासियों को है। 2G स्पेक्ट्रम मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि वर्ष 2010 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ था। आरोप लगाया कि कैग के हेड विनोद राय ने यह षड्यंत्र रचा था। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया श्रीनेट ने इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा और RSS का हाथ होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2010 से 2014 के बीच कांग्रेस की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ। कैग के हेड विनोद राय के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया। इसका मूल मंत्र कैग की रिपोर्ट होती थी। विनोद राय ने अब संजय निरुपम से कोर्ट में हल्फनामा के द्वारा माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि RSS और बीजेपी की संस्थाओं के इशारे पर यह सब हुआ। इस झूठ के कारण बहुत से लोगों को लाभ हुआ और सरकार बदनाम हुई। मामले को बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, केजरीवाल और बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया। उन्हें अब इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया ने कहा कि सरकार अब संस्थाओं का दमन करने में लगी हुई है। जिस संस्था ने एक समय में सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा, वही अब सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रही है। वहीं बढ़ती महंगाई पर सुप्रिया ने कहा कि महंगाई की मार जनता झेल रही है। जनता ने जब इसका जवाब उपचुनाव में सरकार को दिया तो सरकार की नींद टूटी है। महंगाई आज बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले का दमन कर दिया जाता है। जनता के पास वोट का अधिकार है, जिसका प्रयोग दमनकारी सरकार के खिलाफ कर रही है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की आज 5वीं वर्षगांठ है। नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। बेरोजगारी की दर 45 वर्षों में सर्वाधिक हो गई है। यही तुगलकी फरमान था जिससे देश को नुकसान हुआ। सरकार ने जो इसके फायदे बताए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी मोदी सरकार की ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, जिससे देश की आर्थिकी फर्श पर पहुंच गई है। अक्टूबर 2021 में CAG विनोद राय जी ने लिखकर कोर्ट में हलफनामा देकर हमारे तत्कालीन उस समय के सांसद संजय निरुपम जी से माफी मांग के कहा है कि उन्होंने झूठ बोला था कि संजय निरुपम जी ने उनसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम हटाने को कहा था कोल स्कैम में। इस झूठ से यह साफ हो जाता है कि तमाम झूठ की परतें अपने आप खुल चुकी हैं। मुझे याद है कि हर कोई 2G करता था और सच यह है कि 21 दिसंबर 2017 को कोर्ट ने 1522 पन्ने का जजमेंट है। जज OP सैनी के कोर्ट ने उनके जजमेंट में उन्होंने क्लियरली कहा कि उन्होंने धज्जियां खोल के रख दी सारे जो आरोप लगाए जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि ट्रायल में ये साबित नहीं हो पाया कि कोई भी स्कैम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर उठाता है कि आज करीब 11 साल बाद एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचकर पूरी तरह से साजिश करने के बाद क्या आज महज कोर्ट में माफी मांग लेने से ये लोग आरोप से बरी हो जाएंगे? किस तरह से CAG विनोद राय जी ने अपने आप किया, या अब हमें लगता है वो किसी और के हाथों की कठपुतली थे? उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सवाल उठता है। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि उस समय जो पुरजोर लोग इस चीज को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे थे, आज वो कहाँ है आपको देखना पड़ेगा।
राजधानी शिमला में एक महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। महिला की पहचान नहीं हुई है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ढली पुलिस को सूचना मिली कि खनौर नाला में एक शव पड़ा है जो देखने में एक महिला का लगता है। सूचना मिलते ही ढली पुलिस खनौर पहुंची, जहां नाले में पत्थरों के बीच एक महिला का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी भेज दिया है। थाना ढली के अंतर्गत जो है एक महिला की बॉडी मिली है जो काफ़ी पुरानी लग रही है और इसकी उम्र लगभग 30-35 साल के लगभग लग रही है और इन्होंने ग्रीन शर्ट पहन रखी है और ब्लैक कलर का पजामा इनके पास है। तो अभी तक इसमें जो है बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई है कि ये किसकी बॉडी है और ना ही किसी ने क्लेम किया है अभी तक हमारे पास कि ये उनकी फैमिली मेम्बर की बॉडी है। तो इसमें जो है अभी इसमें चल रहा है कि भाई एक मिसिंग कहाँ पड़ी है या किसी के गुम हुए हो फैमिली मेम्बर, तो उसके बारे में भी पता किया जा रहा है। बट अभी तक जो है ये बॉडी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 15 नवंबर से खोलने का फैसला लिया है। ऐसे में छोटे बच्चों के संक्रमण से बचाव के लिए आईजीएमसी के बाल रोग विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए हैं। चिकित्सकों ने बताया कि स्कूल खुलने का फैसला अच्छा है, लेकिन बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर रखें और यदि बच्चों को खांसी, सर्दी, जुकाम हो तो स्कूल ना भेजें और तुरंत अस्पताल में चेकअप करवाएं। हिमाचल प्रदेश में पहली से लेकर 12वीं तक सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला ले लिया है। ऐसे में आईजीएमसी के चिल्ड्रन ओपीडी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि स्कूल खुलने से बच्चों में कोरोना का खतरा तो है ही, लेकिन अगर सावधानी बरते तो संक्रमण से बचा जा सकता है। इस संबंध में चिकित्सकों ने बताया कि स्कूल खुलने का फैसला अच्छा है, लेकिन बच्चों का कोरोना से बचाव करने के लिए कोविड नियमों का पालन करना जरूरी है। सभी बच्चों को ध्यान रखना होगा कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनकर रखें और यदि बच्चों को खांसी, सर्दी, जुकाम हो तो अभिभावक बच्चों को स्कूल ना भेजें और तुरंत अस्पताल में चेकअप करवाएं। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में आईसीएमआर द्वारा छोटे बच्चों पर सर्वे करवाया गया था, जिसमें यह सामने आया है कि 80% बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है और ऐसे में बच्चों पर कोरोना का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब कोरोना धीरे धीरे कमजोर पड़ गया है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर खतरे की आशंका मंडरा रही थी, लेकिन हिमाचल के लिए एक राहत की खबर है। आईसीएमआर सर्वे में हिमाचल के 80% बच्चों में इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ मजबूत पाई गई है। ऐसे में अभिभावकों को डरने की जरूरत नहीं है, बच्चे भी बेखौफ होकर स्कूल जा सकते हैं। आईसीएमआर सर्वे के बाद ही हिमाचल सरकार ने छोटे बच्चों की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है। कोविड पहले भी बच्चों को हो चुका है और अभी भी हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा रहेंगे और बाकी क्या सावधानी बरती जाए, सावधानी तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग अगर स्कूल में हो जाए और हैंड वॉश, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश और यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र। और जिस बच्चे को भी, जैसे डॉक्टर राजू ने बोला, जिस बच्चे को भी ये सिम्टम आ गए हैं, बुखार या रनिंग नोज वगैरह, वो अवॉइड करे उस टाइम स्कूल जाने को। बाकी ऐसे बच्चों की टेस्टिंग होते रहे रेगुलर इंटरवल पर। कामगारों और पात्र लोगों तक सरकार द्वारा प्रायोजित सुविधाओं का लाभ पहुंच सके, इस दिशा में भविष्य में असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे कामगारों को दुर्घटना बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन कामगारों को फायदा पहुंचाने के लिए नगर पंचायत अर्की द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने की। उन्हें बताया कि श्रम विभाग के सौजन्य से यह शिविर नगर पंचायत कार्यालय में लगाया गया है। क्षेत्र के हर नागरिक को सरकार द्वारा प्रायोजित सुविधाओं का लाभ पहुंचे, इस दिशा में भविष्य में असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे कामगारों को दुर्घटना बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इन कामगारों को फायदा पहुंचाने के लिए नगर पंचायत अर्की द्वारा 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लेबर ऑफिसर पृथ्वी सिंह वर्मा ने कहा कि 16 वर्ष से 59 वर्ष तक आयु वर्ग के लोग जिनका ईपीएफ और ईएसआई नहीं करता है, जो आयकर की श्रेणी में नहीं आते हैं, वे लोग इस स्कीम में ई श्रम कार्ड द्वारा पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र कामगार अपना अपना ई श्रम कार्ड आवश्यक बनाएं। इसमें सभी प्रकार के श्रमिक शामिल हैं, जैसे मजदूर, मिस्त्री, ड्राइवर, कंडक्टर, रेडी फड़ी लगाने वाले, प्लम्बर, पेंटर, धोबी, मोची, नाई और खेती का काम करने वाले किसान, छोटे दुकानदार, दुकानों में काम करने वाले श्रमिक शामिल है। भविष्य में इसी के माध्यम से सभी तरह की सरकारी सहायता प्रदान करने का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि सभी पात्र कामगार अपना ई श्रम कार्ड अवश्य बनाएं,
ताकि भविष्य में किसी अनहोनी में सरकारी सहायता से किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित न होना पड़े। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 5 से 7 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 से 7 दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि प्रदेश के ऊपरी जिलों में तापमान में गिरावट आई है, हालांकि शिमला के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सुरेंद्र पॉल ने बताया कि न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। आने वाले समय में मौसम तो आमतौर पर ड्राई रहेगा, साफ रहेगा। अभी बारिश की कोई इमीडिएट संभावना नहीं है। जहाँ तक तापमान की बात है, तापमान जो है कुछ, हालांकि जो ऊपर के ज़िले हैं जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, इन इलाकों में तापमान में ज़रूर गिरावट आई है। केलोंग में सबसे कम तापमान रहा है -2.9 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का तापमान थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि थोड़ा विंडी वेदर था, तो 9.6 डिग्री सेल्सियस शिमला का रहा। अभी आगे आने वाले समय में टेम्परेचर ग्रेजुअली अभी थोड़ा कम होंगे प्रदेश में, और मॉर्निंग इवनिंग में थोड़ा ठंड रहेगा, लेकिन बारिश की जो है संभावना नहीं है। अभी मौसम साफ रहेगा अगले 5 से 7 दिन तक। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।